तो आइए एक बड़ी खबर आपके सामने लेकर हम हाजिर हो रहे हैं। ऐसा क्यों होता है कि देश में आतंकी हमले होते हैं, एक के बाद एक ऐसे आतंकी हमले होते हैं, उसके बाद संदिग्ध लोगों के बारे में जानकारी इकट्ठा की जाती है, एकत्रित की जाती है, उनमें से कुछ एक लोगों के बारे में एक स्केच भी जारी किया जाता है, लेकिन ऐसे स्केच पर आधारित गिरफ्तारियां कितनी होती हैं, यही सवाल आज हम लेकर आपके सामने उपस्थित हैं। बोधगया में जो आतंकी हमला हुआ उसमें भी इंडियन मुजाहिदीन के हाथ की बात सामने आई, उसमें बर्मा एंगल भी निकलकर सामने आया, उसमें संदिग्ध जो लोग इस आतंकी हमले में शामिल हो सकते हैं उनके ऊपर उनकी जानकारी के आधार पर स्केच जारी किया गया। लेकिन क्या उनकी गिरफ्तारी संभव हो पाएगी? क्या पहले भी जो ऐसे आतंकी हमले हुए हैं उसमें भी गिरफ्तारियां संभव हो पाई हैं? और अगर नहीं तो फिर यह जांच किस काम की? आज यही सवाल हम उठा रहे हैं। बोधगया सीरियल ब्लास्ट मामले में एनआईए ने एक संदिग्ध की 2 तस्वीरें जारी की हैं। इस संदिग्ध शख्स के बारे में कहा जा रहा है कि धमाके की साजिश में शामिल था। पहले स्केच में यह संदिग्ध शख्स मास्क के साथ नजर आ रहा है, जबकि दूसरे स्केच में यह बिना मास्क के है। एनआईए ने संदिग्ध का स्केच चश्मदीदों और धमाके के दिन के सीसीटीवी फुटेज के आधार पर तैयार करवाया है। कई चश्मदीदों ने दावा किया है कि ब्लास्ट के वक्त संदिग्ध मंदिर परिसर में ही था। मंदिर की सुरक्षा में तैनात गार्ड और सफाई करने वाले लोगों से पूछताछ के बाद जांच एजेंसी ने यह स्केच बनवाया है। एनआईए ने एक वीडियो क्लिप भी जारी किया है जिसमें संदिग्ध शख्स बौद्ध सन्यासी के कपड़े पहने हुए नजर आ रहा है। हालांकि वीडियो साफ नहीं है। एनआईए की वेबसाइट पर स्केच और वीडियो अपलोड कर दिया गया है। स्केच जारी करते हुए एनआईए ने लोगों से इस शख्स की पहचान संबंधी जानकारी के लिए मदद मांगी है। गौर से पहचानिए इस चेहरे को। हो सकता है कि यह शख्स आपके आसपास कहीं घूम रहा हो। अगर आप इस शख्स को पहचानते हैं या आपको ये कहीं नजर आता है तो आप इसकी जानकारी तुरंत हमें दीजिए। आप ये जानकारी इन नंबरों पर दे सकते हैं 011-4062-3805 या आप मोबाइल नंबर 085-408-482-16 पर भी कॉल कर सकते हैं। इसके साथ ही एनआईए ने ब्लास्ट की जगह से मिले सामानों और डिफ्यूज बम की फॉरेंसिक जांच कराने की इजाजत ले ली है। मौका वारदात पर जो कपड़े मिले हैं उन्हें डीएनए जांच के लिए हैदराबाद भेजा गया है। जांच में ये पता चला है कि बौद्ध भिक्षु के कपड़े पहनकर ही आरोपियों ने बम रखा था। टीम न्यूज नेशन। अब जाहिर सी बात है, अगर हम इस पूरे मामले की चर्चा करें तो एक बात तो स्पष्ट निकाल कर आती है कि अगर हम जांच एजेंसियों की बुद्धिमत्ता पर भी आज शायद सवाल उठा सकते हैं। अगर बोधगया में हमला करना है तो बौद्ध भिक्षुक बनकर ही कोई आतंकी पहुंचेगा, वरना वहां पर बम रखेगा कैसे? तो क्या यही काफी है यह पकड़ने के लिए कि आतंकी को कैसे पकड़ा जाए? स्केच जारी किया जा चुका है, लेकिन क्या यह भी काफी होगा? इस पर करते हैं चर्चा। हमारे साथ इस वक्त 2 हमारे वरिष्ठ मेहमान मौजूद हैं। आरएसएन सिंह जी हमारे साथ मौजूद हैं जो कि एक्स रॉ ऑफिशियल हैं, और उदय भान सिंह जी इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं जो कि आईडीएसए के मेंबर हैं। आरएसएन सिंह जी, सबसे पहले हम आपसे ये जानना चाहेंगे, स्केच के आधार पर गिरफ्तारियां अगर हम आतंकी हमलों की बात करें तो बहुत ज्यादा हिंदुस्तान में नहीं हो पाई हैं और उससे बहुत कुछ आगे निकल भी नहीं पाता है। इस पूरे मामले में अगर हम देखें तो क्या आपको लगता है कि वाकई में यहां भी गिरफ्तारी हो सकती है? कुछ आगे बढ़ने वाला लीड है या बहस खाना पूर्ति है? ये नहीं, देखिए, ये स्केच का जो मेथड है बहुत ही इनएक्यूरेट मेथड है और ये आपने देखा होगा कि इसकी कामयाबी, जो इसका रेट ऑफ सक्सेस है, हैज बीन वेरी पुअर जी। तो इसमें मैं नहीं समझता हूं कि इससे, और इतने दिन के बाद जब इतने सारे सीसीटीवी कैमरे थे, उससे ये जारी करना, मुझे इस पे संदेह है। लेकिन सबसे बड़ी बात क्या है कि आपने वो कहा जो म्यांमार का एंगल, तो ये ऐसे लोग बोल रहे हैं जैसे ये कौन सी बहुत बड़ी एंगल बता दी जी, जबकि कोई भी आदमी जो थोड़ा बहुत अखबार पढ़ता है जी, और वो म्यांमार में जानता है क्या हो रहा है और पहले क्या हुआ था हिंदुस्तान में। आपको याद होगा पहले भी जब ये रोहिंग्या का मामला था जी, तो वो ट्रैवल किया, जो वायलेंस था, ट्रैवल टू बांग्लादेश से वो आपको कोकराझार आया, कोकराझार से सीधे पहुंचा आजाद मैदान मुंबई में, मुंबई से फिर पुणे, पुणे से हैदराबाद, और उसके बाद जो नॉर्थ ईस्ट जो हमारे भाई बहन थे वहां स्टूडेंट उनका पलायन हुआ। तो ये बिल्कुल ये कार्ड्स पे था, अगर किसी स्टेट के
का जो सिक्योरिटी अपरेटस है, अगर ये सारी चीजों को ना पढ़ सके और उसको अगर कदम ना उठा सके सुरक्षा के, तो ये आपने सही फरमाया कि ये एकदम यही बात हम बार बार सामने रखना चाहते हैं कि दरअसल अगर देखा जाए तो इस पूरे मामले में जो सबसे बड़ा सवाल वो निकल कर आता है वो ये कि राज्य सरकार अगर सचेत होती तो ये हादसा होता ही नहीं। उदय जी, हम आपसे भी जानना चाहेंगे, स्केच के आधार पर या इस तरह के तथाकथित तौर पर इंटेलिजेंस के आधार पर क्या वाकई में हम कोई आतंकी हमले को क्रैक भी कर सकते हैं, या हम बस खाना पूर्ति कर रहे हैं और आम जनता की आंखों पर पर्दा डाल रहे हैं? देखिए, मेरे विचार में ये काफ़ी समय हो गया है और पहले भी असल में कहा जा चुका था कि इस तरह का हमला हो सकता है जी। और ये महाबोधि टेम्पल जो है एक वर्ल्ड हेरिटेज साइट है जी, और इस पे तो हमें पहले से ही गौर करना चाहिए था। तो स्केचेस वगैरह और जबकि यहाँ पे सीसीटीवी कैमरेज लगे हुए थे इतने सारे, और तब भी उनका क्या हुआ जी, ये मुझे बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा बात। बिल्कुल उदय जी, आप जो सवाल उठा रहे हैं और साथ ही साथ सिंह साहब जो सवाल उठा रहे हैं, वही सवाल लेकर आज हम खड़े हैं कि दरअसल इस तरह की एक बड़ी एजेंसी बनाने का मतलब क्या है, एनआईए का मतलब क्या है जब इस तरह के स्केच जारी किए जाते हैं? ये काम तो स्थानीय पुलिस भी कर सकती है। और यही सवाल, अब एक रिपोर्ट हम सिंह साहब अभी पहले दिखाना चाहते हैं। हम दरअसल ये सवाल उठाना चाह रहे हैं, हम ये सवाल उठा रहे हैं कि क्या ये स्केच आपकी आंखों पर एक पर्दा है कि पुलिसिया कार्रवाई हो रही है? क्या हमें एक तरह से ये कंडीशनिंग दी जा रही है कि आतंकी आते हैं, हमला कर जाते हैं और उनके लिए कोई जांच पड़ताल हम नहीं कर सकते? इंटेलिजेंस गैदरिंग हमारे देश में न के बराबर है, यह स्थापित होता जा रहा है। आइए सबसे पहले ये रिपोर्ट देखते हैं, चर्चा को उसके बाद आगे बढ़ाएंगे। 7 जुलाई की सुबह महाबोधि मंदिर 10 धमाकों से थर्रा उठा था। इन धमाकों में 2 बौद्ध भिक्षु जख्मी हो गए थे। सीरियल ब्लास्ट की जांच कर रही एजेंसियों को संदिग्ध का पहला स्केच जारी करने में 9 दिन का वक्त लग गया। एनआईए ने धमाकों के बारे में कई लोगों से पूछताछ के बाद इसे जारी किया है। कितने मददगार होते हैं स्केच? पिछले सालों में हाई प्रोफाइल केसों में मुलजिमों के स्केच जारी करने की रवायत पड़ गई है। हर बार देश में आतंकी हमलों के बाद संदिग्धों के ऐसे ही स्केच जारी किए जाते हैं, लेकिन शायद ही कभी गिरफ्तार आरोपियों का हुलिया स्केच से मिलता जुलता हो। स्केच के आधार पर किसी आतंकवादी या अपराधी के पकड़े जाने के मामले 10% से भी कम है। दिल्ली हाईकोर्ट ब्लास्ट केस। राजधानी में 7 सितंबर 2011 को दिल्ली हाईकोर्ट परिसर में हुए ब्लास्ट में शामिल संदिग्धों का स्केच बनवाने से कोई फायदा नहीं हुआ। 15 लोगों की जान लेने वाले इस धमाके के कुछ ही समय बाद पुलिस ने संदिग्धों के जो स्केच जारी किए, उनके आधार पर शहर में स्केच से मिलते जुलते चेहरे वाले 100 से ज्यादा लोगों से पूछताछ की गई और सबको बाद में छोड़ दिया गया। जब धमाके के असली किरदार पकड़े गए तो उनकी शक्ल स्केच से कहीं से भी नहीं मिलती थी। बाराखंबा ब्लास्ट केस। 13 सितंबर 2008 को दिल्ली में सीरियल बम ब्लास्ट के बाद आतंकवादियों के स्केच जारी किए गए थे। बाराखंबा रोड पर बम प्लांट करने वाले का स्केच गुब्बारे बेचने वाले एक बच्चे के बयान पर बना था। पुलिस का दावा था कि बाटला हाउस एनकाउंटर की शाम गिरफ्तार जिशान अहमद का चेहरा मोहरा स्केच से मिलता जुलता था। अपराधी की गिरफ्तारी में स्केच की नाकामी के लिए पोर्ट्रेट ड्राइंग सिस्टम को पूरी तरह जिम्मेदार नहीं ठहराया जा सकता। दरअसल स्केच पीड़ित या किसी गवाह की याददाश्त पर तैयार किया जाता है। अपराधी के चेहरे से स्केच का मिलान उसकी याददाश्त पर निर्भर करता है। गलत स्केच का फायदा अपराधी भी उठा लेते हैं, क्योंकि उन्हें